हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सेकंड क्लास। प्रैक्टिस क्लासेस हम कुछ कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोचेस मैं आपको थोड़ी सी बता रहा था जितनी मेरे को आती हैं। तो इसी में हमने पहली क्लास करी थी कल, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो भी हुआ था रिसेंटली, हम उसको सॉल्व कर रहे थे। और हमने ऐसा मान के चलिएगा आपकी 20 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। आज हम 20 के आगे से स्टार्ट करेंगे। 20 से आगे जितना भी हमारे पास है सॉल्व करने का वो हम देखेंगे, ठीक है। और 21 से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। चीज़ें सॉल्व करनी है जल्दी से जल्दी। और पैटर्न मैं आपको बता चुका था, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। मुझे लगता है आपको नहीं पता है तो एक बार पहली क्लास का थोड़ा सा ब्रीफ देख लीजिएगा। मैंने उसमें शुरुआत में सारी बातें करी हैं कि कैसे कैसे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम चीज़ें चीज़ें कर चुके हैं, क्या हम करने जा रहे हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम बेस मान के चल रहे हैं कि उससे 19 एग्जाम आपका आएगा, तो हम लगभग वही लेवल लेके चल रहे हैं। आप देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, परखिएगा कि आपको क्लास में कितना कराया गया है, उस हिसाब से कितना पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। सब चीज़ें आपके सामने है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल सब कुछ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन नए नए प्रकार के हैं, कैसे कैसे पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। दिसंबर में एग्जाम हुआ था, 10 तारीख का पहली शिफ्ट का एग्जाम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे लगता है मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 10 तारीख की बात है, ठीक है। चलिएगा शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, मतलब 21 नंबर देखो। द अर्थ हैज़ अ एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर और एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल से पहले आपने ए लगा रखा है, एक्सेप्शनल के साथ ए आएगा या एन आएगा। पहली बात तो एन आएगा, ठीक है। देखो यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। बताओ भाई क्या करा जाए। 21। देखो एक चीज़ तो ये है, पता है क्या, एक समझदारी मतलब ऐसा है कि अगर आपको इतना पता हो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ आर्टिकल हमेशा दा का यूज़ होता है समझ रहे हो। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। जितने भी तुम्हें जो आसमान में घूम रहे हैं खगोलीय पिंड, है ना, जितने जिसके भी तुम्हें जुपिटर, जो भी तुम्हें नाम याद आ रहे हैं, जिनके भी तुम्हें नाम याद आ रहे हैं, उन सब के साथ आर्टिकल दा का यूज़ होता है। ये अब आर्टिकल में पढ़ चुके होंगे कि भाई आर्टिकल में मैंने आपको सिखाया कि भाई जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनके साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ होता है, दा का। अगर आप ये भी ना देखो ना तो अर्थ के साथ ए या एन नहीं आएगा। पहला दूसरा तीसरा गलत, केवल पहला दूसरा चौथा गलत, केवल कौन सा सही है, तीसरा। मतलब मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लगने थे इस बात को समझने में, अगर आपको ये पता हो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ ए एन का यूज़ नहीं होता, दा का यूज़ होता है। एक और बात, बाकी अगर आप एक्सेप्शनल की बात करें तो एक्सेप्शनल के साथ ए तो आएगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, ए नहीं आएगा, बोले सर एन आएगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ आया नहीं, स्ट्रक्चर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के लिए हमेशा आर्टिकल डिटरमिनर कुछ तो लगाओगे, गलत। कॉमन नाउन के लिए आर्टिकल या डिटरमिनर कुछ तो लगाओगे, गलत। तो इस हिसाब से आपका कौन सा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि उससे पहले आर्टिकल आया ही नहीं या कॉमन नाउन आपने लगाया नहीं। मैं कल की क्लास में भी समझा चुका हूँ कि कॉमन नाउन बिना आर्टिकल या बिना डिटरमिनर के यूज़ नहीं होता। कॉमन नाउन से पहले माई, योर, हिज, हर, दिस, दैट, दीज, दोज, ए एंड दा कुछ तो लगाना पड़ेगा ही। ऐसे आप सिंगुलर कॉमन नाउन को ऐसे नहीं रख सकते, आई एम बॉय नहीं कह सकते, आई एम आ बॉय, ठीक है बढ़िया। बाकी इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में ए और दा का फ़र्क है, समझे। एन और दा का फ़र्क है तो दा आएगा, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज हमेशा डेफिनेट होती हैं। यार आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, ए एन होता है इनडेफिनेट और दा होता है डेफिनेट। अब तुम खुद बताओ अर्थ के साथ क्या आएगा, एन आएगा या दा आएगा। यार अर्थ अपने आप में एक ही तो है, और जो चीज़ अपने आप में एक है वो डेफिनेट होगी, और जो चीज़ डेफिनेट होगी उसके साथ आर्टिकल क्या आएगा, दा आएगा। सोचने की बात ही नहीं है। इसीलिए जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो स्पेसिफिकली हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो आकाश में खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, है ना, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, जो भी आप कहते हो, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मतलब ये तो मैंने दिनों के नाम ले दिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, जो तुम्हें याद आ रहे हैं सबके साथ हमेशा आर्टिकल दा आएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखो 22 नंबर, ठीक है। आप कह रहे हो कि भाई द साउथ पोल ऑफ द मून एंड वेयर नो मैन हैज़ एवर बीन बिफोर द Artemis mission will explore where ice has been confirmed to exist within craters। भाई एस देखो, पी, क्यू, आर और एस, समझ रहे हो। पी, क्यू, आर और एस, चारों के चारों की स्टार्टिंग अलग से हुई है। कहने का मतलब अगर तुम स्टार्टिंग स्टेटमेंट निकाल लो कि पहली स्टेटमेंट क्या है, तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। अच्छा ठीक है, कुछ चीज़ें डिलीट करोगे, बिल्कुल करोगे। एंड वेयर नो मैन हैज़,
एवर बीन बिफोर। भाई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड से। ध्यान रखना, मैंने आपको कंजक्शन की क्लास में पढ़ाया होगा। जब मैंने आपको कंजक्शन कराए थे, मैंने आपको दो बातें पढ़ाई थी। सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ सकता है, मैंने कहा आ सकता है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट कंजक्शन में, चलो कोऑर्डिनेट से नहीं सबऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस के बीच में सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ सकता है, मैंने कहा आ सकता है। बोले सर सबऑर्डिनेट कंजक्शन को स्टार्टिंग में रख सकते हैं, मैंने कहा रख सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन को बीच में रख सकते हैं, मैंने कहा रख सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होता है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आता। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं? फैन वॉइस। कौन से होते हैं? फैन वॉइस। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये जो कंजक्शंस होते हैं ये कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आते, इनसे कभी वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेट कंजक्शन ग्रामेटिकली अगर वाक्य के शुरुआत में रखा है तो वो गलत है। और एंड जो है सॉरी, एंड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है एंड, तो वो वाक्य के शुरू में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है अगर तुम कोई भी सेंटेंस क्यू से स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो वो क्यू से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, समझे? अब देखो सेंटेंस, देखो एस, देखो वेयर आइस हैज बीन कन्फर्म, जहां पर आइस कन्फर्म करी गई है। मैंने पूछा कहाँ कन्फर्म करी गई है साहब, बताओ तो सही। पहले बात करोगे ना कि भाई मून पे या कहाँ पे, किस जगह की बात चल रही है। आपने कहा वेयर आइस हैज बीन कन्फर्म, जहाँ पे आइस पाई गई है। अब तुम आइस हैज बीन कन्फर्म जो कह रहे हो किसी चीज के लिए कह रहे होंगे, ये जो लाइन है ये किसके लिए आई है वो पहले आएगा। कहने का मतलब है एस बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, एस भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। आपको समझ में आया हो कि एस बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो तुम्हें एक बात और सोचनी पड़ेगी। पूछो क्या? वेयर द आइस हैज बीन कन्फर्म्ड, ये किसके लिए आया होगा? द साउथ पोल ऑफ द मून, द साउथ पोल ऑफ द मून। ये मून का जो साउथ पोल है, वेयर द आइस हैज बीन कन्फर्म टू एग्जिस्ट विद इन क्रेटर्स। देखो क्रेटर होता है बेसिकली लॉन्ग होल इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर जो गड्ढा होता है ना बहुत बड़ा सा, उसको बेसिकली क्रेटर आप बोल रहे हैं। ठीक है, परत जो होती है बेसिकली उसको क्रेटर बोला गया है। तो आप कह रहे हो कहाँ पे? साउथ पोल में, मून का जो साउथ पोल है वहां पे आइस कंफर्म करी गई है टू एग्जिस्ट विद इन क्रेटर्स। अब इसके बाद यहां से तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि भाई पी के बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा, क्योंकि मून की ही बात चल रही है, मून के साउथ पोल की बात चल रही है जहां पे आइस कंफर्म करी गई है, मतलब पी। और पी के तुरंत बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा, क्योंकि देखो ये एडजेक्टिव क्लोज है, समझ रहे हो? मून नाउन है और इस नाउन की क्वालिटी बताई गई है वेयर द आइस हैज बीन कंफर्म, मून जहां पे क्या कंफर्म करी गई है? आइस कंफर्म करी गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस मून के लिए आया है, तो मून के बिल्कुल सट के रहेगा, लग के रहेगा मून के साथ, मतलब पी के तुरंत बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा साहब। अगर पी के बाद ऐसा आएगा तो जरा देखना पी के बाद एस है कहाँ, जल्दी बताओ। मैंने कहा ये तो गलत हो गया, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, एस से स्टार्ट नहीं होगा। जरा देखना पी के बाद एस कहाँ है, देखो पी के बाद एस, और ये तो पी के बाद एस बहुत दूर हो गया। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? पी के बाद एस है केवल फोर्थ में, आंसर होना चाहिए मेरा डी फॉर डॉग। आंसर होना चाहिए मेरा डी फॉर डॉग। बात खत्म। अब तुम कह रहे हो सर एक बार जरा मैच करके देख ले, मैंने कहा मैच कर लो साहब। देखो आर से स्टार्टिंग करो। द एरमेटिज मिशन विल एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून। ये जो मिशन है वो एक्सप्लोर करेगा किसको? साउथ पोल ऑफ द मून को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद साउथ पोल ऑफ द मून वेयर आइस हैज बीन कंफर्म टू एग्जिस्ट, पी के बाद एस, एंड वेयर नो मैन हैज एवर बीन बिफोर, और वो जगह जहाँ पर आज तक अभी कोई आदमी नहीं गया है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा डी फॉर डॉग। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुम्हें कड़ियाँ ढूंढनी होती हैं, एलिमिनेशन से ही तुम इन चीज़ों को बेहतर सॉल्व कर पाओगे। तुम सोचो कि तुम चार के चार सेंटेंस को पढ़ोगे, मीनिंग लगाओगे, भाई बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम इन द सेंस कि टाइम के रहते कम मुश्किल काम है। जितनी बातें मैंने तुम्हें समझाने में टाइम लगाया, तुम्हें इतना टाइम पेपर में नहीं लगाना है, तुम्हें इतनी बातें सोचनी है माइंड में, समझे? लॉजिक्स तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए बहुत तेजी से। क्या एंड आया है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है साहब, क्यों नहीं होगा? दूसरा गलत। वेयर आइस हैज बीन कंफर्म, किसी जगह की बात हुई है, कहाँ की पता नहीं, तो ये बात पहली स्टेटमेंट नहीं हो सकती। दूसरी बात द साउथ पोल ऑफ द मीन। अब देखो ये वाली बात है कि इसके बाद तुम्हें तीसरे और चौथे में ढूंढना था। तीसरे चौथे में तुमने कैसे ढूंढ लिया कि भाई ये जो वेयर वाली बात है ये किससे रिलेट कर रही है? मून से, मतलब पी के बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा, तो पहले पी फिर एस। पी फिर एस किस में है? चौथे में है। चौथा आंसर लगाओ, आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखना फिर से, सेंटेंस नंबर 23 देखो भी, फिर से वही बात, स्टार्टिंग देखना, पी
क्यू आर एस, मतलब हर एक स्टेटमेंट जो है अलग अलग है पहला। अब तुम एक बात बताओ, म्यूजियम्स आर ऑलवेज व्हाट, क्या ये सेंटेंस पूरा है अधूरा है, मुझे बताओ। म्यूजियम्स आर ऑलवेज, म्यूजियम्स हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज के बाद कुछ तो लिखोगे, बोले सर हाँ कुछ लिखेंगे, तो मुझे बताओ क्या आर कभी भी लास्ट स्टेटमेंट हो सकता है? आर फाइनल स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता बच्चे, क्योंकि म्यूजियम्स आर ऑलवेज अब लास्ट में लिख दोगे तो ये तो सेंटेंस ही अधूरा रह गया। आप पीछे से नहीं पकड़ रहे, आगे से पकड़ लो, समझ रहे? अगर तुम्हें पीछे से नहीं पकड़ना है, कि तुम्हें आगे से नहीं पकड़ना है कि भाई ये वाली चीज़ मुझे नहीं पढ़नी, मुझे शुरुआत से समझ में नहीं आ रहा, लास्ट से देख लो, है ना, वो तो तुम्हें प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कहाँ से उठाना। जैसे मुझे दिख गया म्यूजियम से आर ऑलवेज अधूरा है, तो मैंने कहा कि भाई आर कभी भी लास्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं शुरू में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब बचा मेरे पास क्या, आर से स्टार्टिंग होगी या एस से स्टार्टिंग होगी, जरा पढ़ के देखो आर और एस। अब देखो म्यूजियम्स आर ऑलवेज, ठीक है, ये आर से स्टार्टिंग हो सकती है, बिल्कुल सही बात है ना। और म्यूजियम्स आर ऑलवेज शो कॉसिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिक साइंटिफिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट बाय टेकिंग अस बैक इन, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो भाई आर के बाद क्या आना चाहिए, ऑल, म्यूजियम्स और ऑलवेज, इज एम आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, आई एन जी फॉर्म, शो कॉसिंग, है ना, बिल्कुल सही है, म्यूजियम और ऑलवेज शो कॉसिंग ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही। तो भाई एक तो रही ये बात कि भाई आर के बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, ठीक है। अब कल्चरल इंटरेस्ट को कैसे हम हमारे अंदर जगा रहे हैं, तो भाई आर के बाद एस, और एस के बाद क्या, आर के बाद पी तुम ले लोगे, नहीं, लेकिन आर के बाद इन्होंने एस ले रखा है, तुम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर मैं आर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो उन्होंने आर के बाद पी ले ही नहीं रखा, आर के बाद उन्होंने एस ले रखा है, जरा मीनिंग बिठाना। म्यूजियम्स आर ऑलवेज ट्रेजर, म्यूजियम्स हमेशा क्या रहे हैं, ट्रेजर रहे हैं, ट्रेजर ट्रोव्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि भाई हमेशा उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रही है, ठीक है। और आर के बाद एस आया, एस के बाद पी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन, शो कॉसिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिक, इन्फॉर्मेशन उनके पास रही है, और वो क्या इन्फॉर्मेशन ले रखी है उन्होंने, कि वो ऑब्जेक्ट, शो कॉसिंग ऑब्जेक्ट हमें शो कॉज करते हैं, मतलब दिखाते हैं चीज़ें, क्या दिखाते हैं, हिस्टोरिक साइंटिफिक कल्चरल इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाई टेकिंग अस बैक इन टाइम, कि हमें समय में कहाँ ले जाते हैं, वो वापस ले जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। ट्रेजर ट्रोव्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप कह रहे हो शो कॉसिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। म्यूजियम, देखो अब आपने कहा म्यूजियम्स आर ऑलवेज बाई टेकिंग अस बैक इन टाइम, देखो आर के साथ क्यों नहीं आ सकता, म्यूजियम्स आर ऑलवेज बाय टेकिंग अस बैक इन टाइम, मीनिंग ही नहीं बन रहा, म्यूजियम्स आर ऑलवेज, इस एम आर के साथ वर्ब की कुछ तो दो एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ तो, म्यूजियम्स आर ऑलवेज बाय टेकिंग अस बैक टाइम, नहीं नहीं, ऑलवेज ट्रेजर ट्रूप्स, ठीक है, ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमेशा खजाना रहे हैं एक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन का। तो बस फिर ये सारे तुमने डिलीट कर दिए, तो ऑप्शन क्या ही बचा है, ए फॉर एप्पल बचा है, क्या बचा है, ए फॉर एप्पल बचा है। नेक्स्ट देखो, शी इज़ डूइंग द होमवर्क, क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग चाहिए, बीइंग आया, बीइंग आया, बीइंग आया, लेकिन इस एम आर की जगह वॉज वर कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी बना रहे हो, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। कभी भी इस आईएनजी फॉर्म आई हो, आईएनजी फॉर्म के बदले पैसे में बीइंग आता है, मैंने बीइंग ढूंढा ना, तो पहले में बीइंग था ना तीसरे में, बोले सर यहाँ पर बीइंग है, यहाँ पर बीइंग है, मैंने कहा अच्छा, और देखो इस एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म चेंज होती है इस एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो वॉज वर्क का क्या काम है, इसलिए आंसर डी फॉर डॉग हो गया, चौथा हमने आंसर बना लिया। नेक्स्ट देखो 25 नंबर, पैसिव बनाना है, हालांकि लव वर्ब का पैसिव बनता है, लेकिन पेपर में आया बनाना पड़ेगा भाई, लव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वॉज गलत, बीइंग आया, आईएनजी फॉर्म थोड़ी आई है, गलत, आंसर क्या बनेगा, दूसरा बनेगा, इज लव्ड बाय मलाथी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 26, ईडीएम बताना है भाई आपको, इन अ क्रिटिकल पोजिशन इन विच फेलियर सीम्स इमिनेंट, unless sales improve next month the company, unless the sales improve next month, कि if सेल्स डोंट इम्प्रूव नेक्स्ट मंथ, अगर सेल अगले महीने इम्प्रूव नहीं हुई, अनलेस क्या होता है, इफ नॉट होता है, तो इसका मीनिंग इफ नॉट से निकालो, इफ द सेल्स डिड नॉट या डू नॉट इम्प्रूव नेक्स्ट मंथ, अगर अगले महीने सेल इम्प्रूव नहीं होती है। दूसरी बात, अनलेस के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो अगले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल परफेक्ट लिखा है ग्रामेटिकली, द कंपनी विल बी इन अ क्रिटिकल पोजिशन इन विच फेलियर सीम्स इमिनेंट, कंपनी जो है वो क्रिटिकल जो है सिचुएशन में होगी, समझे, कंपनी जो है किस में होगी, क्रिटिकल सिचुएशन में होगी। अब बताओ क्या कहेंगे आप,
अ डम्ब स्क्विब। देखो अ डम्ब स्क्विब तो एक ऐसा है कि एक पटाखा होता है ना, फुस निकल जाता है वो, ठीक है, एक जो पटाखा होता है जो फुस निकल जाता है, उसके लिए डम्ब स्क्विब का है ना, ये जो डैम्प स्क्विब, डैम्प मतलब भीगा हुआ, ठीक है, स्क्विब मतलब एक तरीके से पटाखा, एक ऐसा पटाखा जो भीगा हुआ है, फुस निकलेगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से दैट फेल्ड टू परफॉर्म, वन दैट फेल्ड टू परफॉर्म, वन दैट फेल्ड टू परफॉर्म। हिटिंग द सैक, हिटिंग द सैक मतलब सो जाओ जाके, गो टू बेड, ठीक है, हिटिंग द सैक होता है गो टू बेड। अमेयर्स नेस्ट, अमेयर्स नेस्ट होता है कंफ्यूज सिचुएशन, है ना, कंफ्यूजिंग सिचुएशन, ठीक है भाई। तो ये रही बात। उसके बाद देखो लास्ट ही बचता है अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल होता है टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन, टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन, बहुत खराब स्थिति में होना, अप अगेंस्ट द वॉल है। नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहे हैं, इन अ क्रिटिकल पोजीशन, इन अ क्रिटिकल पोजीशन मतलब इन अ बैड सिचुएशन, इन अ बैड पोजीशन, और ऐसा है तो फिर मेरा आंसर बनना चाहिए क्या, अप अगेंस्ट द वॉल, है ना, अप अगेंस्ट द वॉल। देखो मैं कर देता हूँ कलर्ड, अगर आपको लग रहा है कि आंसर कौन सा होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। यहाँ हमने पहला चुना था, यहाँ हमने कौन सा चुना था, चौथा चुना था, और 21 में हमने चुना था कौन सा, तीसरा, ठीक है। बढ़िया। नेक्स्ट देखो, तो चार हमने इडियम्स पढ़े हैं। अडैम्प स्क्विब हमारा होता है बेसिकली फेल टू परफॉर्म, है ना, एक पटाखा जो फुस निकल जाए, बेसिकली ये कहना चाह रहा है वो। हिटिंग द सैक मतलब गो टू बैड, हिटिंग द सैक मतलब गो टू बैक, सैक होता है बोरी, है ना, हिट द सैक का मतलब वही है कि अपना जाके बिल्कुल बिस्तर बोरिया बंद कर दिया, जाके सो गए। मेयर्स नेक्स्ट होता है बेसिकली क्या, कंफ्यूजिंग सिचुएशन, और अप अगेंस्ट द वॉल। देखो अप अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट आता है किसी के अपोजिट खड़े होने के लिए, है ना, तो अप अगेंस्ट द वॉल, है ना, तो वही है, दीवार के सामने खड़े हो भाई, क्या है, कुछ नहीं है, सिचुएशन खराब ही है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने की कोशिश करा करो, मीनिंग बढ़ाने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट देखो, ऑनलाइन शॉपिंग रेफर्स टू परचेसिंग गुड्स अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यू हैव डिफरेंट वेबसाइट्स विच हैव अ ह्यूज असेसमेंट, उनके पास बहुत ज़्यादा असेसमेंट है, बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा असेसमेंट है प्रोडक्ट्स का, असॉर्टमेंट है, अप्रेजल है, असाइनमेंट है। बताओ क्या है उनके पास। यार देखो एक चीज़ है, असेसमेंट तो होता है मूल्यांकन करना, असेसमेंट होता है जांचना किसी चीज़ को, समझ रहे हो, असेसमेंट क्या होता है, जानना होता है। अप्रेजल होता है बेसिकली जो नौकरी वोकरी में मिलता है ना, जॉब वगैरह में तुम्हें क्या मिलता है, एक बेसिकली जो तुमने काम किया है उस काम के बदले तुम्हें जो वैल्यू मिलती है उसको अप्रेजल बोलते हैं। कई बार अप्रेजल सर्टिफिकेट के रूप में मिल रही है, कई बार जैसे जॉब वॉब करते हैं आप तो वहाँ पे आपको अप्रेजल मिलता है, मतलब पैसे के रूप में अप्रेजल मिलता है, ठीक है। असाइनमेंट होता है अ जॉब और अ काइंड ऑफ वर्क विच इज़ गिवन टू यू। असाइनमेंट दिया गया है तुम्हें, मतलब तुम्हें काम दिया गया करने के लिए कि भाई ये काम करो, तुम्हें असाइनमेंट दिया गया है, एक जॉब दी गई है, एक प्रकार का काम दिया गया है करने के लिए। बाकी असॉर्टमेंट की बात करें तो यार असॉर्टमेंट तो बेसिकली क्या ही है, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का जो ग्रुप है, चीज़ों का जो समूह है उसको असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ह्यूज प्रोडक्ट्स का क्या होगा, सामान का क्या होगा, सामान का असॉर्टमेंट होगा, सामान का क्या होगा, असॉर्टमेंट होगा, है ना। इनके क्योंकि मीनिंग बहुत ईजी है इसलिए मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट, आ जाओ आगे। 28 देखो, आप कह रहे हो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस, कुछ भी नहीं है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चारों सेंटेंस देखने हैं, बताओ कौन सा सेंटेंस ठीक है कौन सा गलत है, बस वो आपसे यही जानना चाह रहा है और कुछ नहीं। सम यंगस्टर्स हैव हेल्प द वॉन्टेड वुमेन। अब देखो सेंटेंस पढ़ो, कुछ यंगस्टर्स ने हैव हेल्प करी है वॉन्टेड वुमेन, एक महिला जो घायल थी उसकी बेसिकली हेल्प करी कुछ यंगस्टर्स ने। ये सेंटेंस पढ़ के तुम्हें क्या लगता है, सोच के देखो, कुछ यंगस्टर्स ने एक वॉन्टेड वुमन की हेल्प करी, ठीक है। अब देखो अगर तुम सेंटेंस को जेन्युइनली देखो तो तुम्हें देख के कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि उसमें कोई टाइम दिया है। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि ये चारों सेंटेंस ठीक है, पहला, दूसरा, वुमन फाउंड हेल्प बाय सम, ठीक है, ये तो ये तो ग्रामेटिकली गलत हो गया। फाउंड हेल्प तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बाय तुमने पैसे बना रखा है, तो फाउंड हेल्प ठीक है गलत।
बाकी देखो हेल्प्ड, वर हेल्पिंग और हैव हेल्प्ड तीनों सही हैं, समझ रहे हो, तीनों ही सही है ग्रामेटिकली। अगर मैं देखो अब तुम कहोगे सर तीनों कैसे सही हैं, देखो जब तक टाइम ना दिया गया हो तब तक एक्शन आप डिसाइड नहीं कर सकते कब हुआ, हो सकता है बिल्कुल रीसेंट एक्शन हो। देखो यहाँ पे फर्क, एग्जामिनर तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर तुमसे पूछना चाह रहा है, बोले बेटे बता तुझे हैव हेल्प्ड, हेल्प्ड और वर हेल्पिंग में फ़र्क पता है कि नहीं पता है, वो तुमसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि बता हैव हेल्प्ड में और वर हेल्पिंग में क्या फ़र्क होता है, ये बता दे मेरे को। इसका मतलब यही है ग्रामेटिकली तीनों सही है, पता है तीनों के अलग अलग मीनिंग है लेकिन तीनों सही है, क्योंकि टाइम डिसाइड्स द टेंस, मैं आपको क्लास में सिखाता हूँ टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड करता है टेंस क्या है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में टाइम दिया ही नहीं है, किसी भी सेंटेंस में टाइम गिवन नहीं है, इन दोनों में टाइम नहीं दिया, यहाँ भी टाइम टाइम तो दिया ही नहीं। अगर टाइम नहीं दिया तो तुम्हें मानना पड़ेगा टाइम यार, सेंटेंस में टाइम नहीं दिया तो मानना पड़ेगा कि ये कैसी घटना होगी। कुछ यंगस्टर्स ने वांटेड वुमन की हेल्प करी, यार ये बात सुनने में ही समझ में आ रही है कि ये एक्शन प्रेजेंट का नहीं किसका होगा, पास्ट का, एक बात, और पास्ट का सिंगल एक्शन होगा, समझ रहे नहीं, पास्ट का कैसा एक्शन होगा, पास्ट का सिंगल एक्शन होगा। और ये बात है कि कुछ लड़कों ने मदद करी है, मतलब वो मदद पूरी हो चुकी, घायल महिला की मदद करी है, और ये बात पास्ट की है, मतलब तुम प्रेजेंट में बात कर रहे हो, एक्शन पास्ट में हो चुका। अगर एक्शन पास्ट में पूरा हो गया तो आप ये भी कह सकते हो कि एक्शन कंप्लीट है, आप ये भी कह सकते हो कि एक्शन क्या है, कंप्लीट है, मतलब पास्ट का सिंगल एक्शन साथ में कंप्लीट। और अगर आपको टेंस मैंने पढ़ाया हो तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किससे बनता है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, जनरली तो कंप्लीट दिखाते हैं, और सिंगल एक्शन होता है, मल्टीपल एक्शंस नहीं, पास्ट का सिंगल एक्शन जो जनरली कंप्लीट हुआ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाया जाता है। आपने देखा कि महिला वांटेड थी, यंगस्टर्स ने हेल्प की, कब करी, पास्ट में, एक्शन कंप्लीट हो गया, बात कब कर रहे हो, प्रेजेंट में बैठ के, इसका मतलब पास्ट के सिंगल कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर ऐसा है तो आंसर कौन सा लगा दें, आंसर लगा दें बी फॉर बॉल, सोचना ही नहीं है, एग्जामिनर तुमसे यही जानना चाहता है कि बताओ तुम्हें इन तीनों में फर्क पता है कि नहीं पता है, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। 29 देखो फिल इन द ब्लैंक है, इट इज टेरेबल दैट एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग हेल्ड इन कैप्टिविटी ड्यू टू पॉवर्टी, कि भी गरीबी के चक्कर में जो है पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल है, ठीक है नहीं, both at the government and family levels, despite the fact that education is claimed to be so important for human progress and the end of global economics। अच्छा एक बात बताऊं, फैक्ट दैट एजुकेशन इज क्लेम टू बी सो इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, पॉजिटिव बात है, एंड लगाया तो यहाँ भी कैसी बात आएगी, पॉजिटिव बात ही आएगी, सही सही बताओ, मतलब समझने वाली बात है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव बात ही आएगी कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, ह्यूमन को आगे बढ़ाने के लिए, और ग्लोबल इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, सोच के देखो, एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स, तो ह्यूमन प्रोग्रेस को, मतलब ह्यूमन प्रोग्रेस ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए और ग्लोबल इकोनॉमिक्स की प्रोग्रेस के लिए। अब तुम देख लो पॉजिटिव वर्ड आएगा कोई भी आए, ये समझना पड़ेगा यार, कहीं ना कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक है, तो इतना तो तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ेगा ना कि बात पॉजिटिव हो रही है निगेटिव हो रही है सबसे बड़ी चीज तो यही है, आधे ऑप्शन तो तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें मीनिंग नहीं पता कि यार 4 शब्द दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे अर्थ पता ही नहीं, अर्थ नहीं पता कोई बात नहीं, पॉजिटिव निगेटिव तो थोड़ा बहुत समझ में आता है मीनिंग का, उससे पता करो। आपने कहा ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए जरूरी है और ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है, तो मतलब यहां पर कोई भी शब्द आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब आप कह रहे हो डिसमेंटलिंग, डिसमेंटल मतलब किसी चीज को खराब करना, डिसमेंटल मतलब किसी चीज को खराब करना, भाई निगेटिव शब्द है, गलत। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब किसी चीज को जड़ से खत्म करना, है ना, जड़ से खत्म करना, बहुत इंपॉर्टेंट है एब्रोगेट, वो कैब में बहुत आता है, ध्यान रखना, गलत, है ना। डिवोस्टेशन, डिवोस्टेशन मतलब किसी चीज़ की, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा देना, बिल्कुल बर्बाद कर देना कोई चीज़, निगेटिव शब्द है। तीनों निगेटिव में बचा क्या, रिवाइटलाइजेशन, भाई तुमने देखा होगा ना सलमान खान रिवाइटल का ऐड करते हैं, तो रिवाइटल का मतलब समझ रहे हो, रिवाइटल वो एक गोली बेच रहे हैं, रिवाइटलाइजेशन, अब तुम्हें नहीं पता रिवाइटल क्या है, सोचो ना रिवाइटल, सलमान खान रिवाइटल की गोली बेचने की, गोली खाओ और तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें एनर्जी फील होगी, मतलब तुम्हें तुम्हारी एनर्जी वापस मिल रही है, रिवाइटल का मतलब समझ रहे हो कि भाई रिवाइटलाइजेशन मतलब एक तरीके से पुनर्जागरण, दोबारा से किसी चीज़ का उत्थान हो जाना, दोबारा किसी चीज़ का ऊपर बढ़ जाना, रिवाइटलाइजेशन है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स का क्या होगा, रिवाइटलाइजेशन होगा, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। तीनों ऑप्शन तो बकवास है, मुझे तो चलो मीनिंग पता है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा भाई, समझे, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत मदद करता है कि नेगेटिव पॉजिटिव के केस में क्या किया जाए
नेक्स्ट देखो, शी आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट ईटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है भाई। वॉज नॉट ईटिंग है, वॉज नॉट ईटिंग किससे आया होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया होगा ना। तो तुम्हें क्वेश्चन में ढूंढना है इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। देखो इज एम आर नहीं है, यहाँ देखो शी सेड वाई आर यू नॉट ईटिंग, एक शी सेड वाई एम आई नॉट ईटिंग। अब तुम देखो यहाँ पे आई आया है, आई जो है वो किससे आया होगा, मी से आया होगा। सेकंड पर्सन से आई जो है वो मी के हिसाब से आया, आई बना होगा ना, मी से क्या बना होगा, आई बना होगा, इसका मतलब सेकंड पर्सन होगा। यहाँ पे कौन होगा, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। जब यहाँ पे इसके पास जाएगा मी के तो मी से किस में चेंज हो जाएगा, आई में। मी से किस में चेंज हो जाएगा, आई में। तो सेकंड पर्सन की बात चल रही है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में यू चाहिए, समझो ऑप्शन में क्या चाहिए हमें, यू चाहिए। अब तुम कहोगे सर मैं तो ही रखूंगा, अरे ही रख तो ले बेटे, लेकिन ही रखने से नुकसान ये हो जाएगा कि ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है। तो जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे ही लिखा होगा, गलत। अब तुम कहोगे सर मैं तो आई रखूंगा, अगर तुम माना यहाँ पे आई रख दो, क्वेश्चन में तुम आई रखोगे, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, शी के साथ, शी के पास। तो यहाँ पर शी आ जाना चाहिए, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, शी आ जाना चाहिए। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, शी के पास, और शी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदल के यहाँ पे शी हो जाएगा, तो तुम आई नहीं रख सकते। ठीक है, तुम्हें यू ही रखना है। अच्छा यू जब तुम्हें रखना है तो तुम इसकी वजह से और इसकी वजह से ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। तुम्हें क्या रखना है, तुम्हें यू रखना है। बोले सर यू तो रख लो, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे आईएनजी आई है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, गलत। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो काम ही नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम ही नहीं है, इसलिए आंसर बनेगा तीसरा। आंसर क्या बनेगा, तीसरा बनेगा। नेक्स्ट देखो 31, एरर पूछा गया है साहब, बता देंगे एरर, क्या दिक्कत है। आई हैव नॉन हर फॉर मैनी ईयर्स, इतना ठीक है। दिस टाइम शी टुक अनयूजुअल डिसीजन। भाई अनयूजुअल, अनयूजुअल एन ए अन, ए स्वर से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, ए नहीं आएगा, है ना। 31 का तीसरा गलत। डिसीजन कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल डिटर्मिनर तो आना चाहिए। मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ, पढ़नी चाहिए तुम्हें, एक बार देखनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आगे चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो छोड़ूंगा ना, हर चीज़ को बार बार थोड़ी बता पाऊंगा। मैंने जैसे बता दिया कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल डिटर्मिनर आना चाहिए, कल बता चुका, आज भी अभी शुरू में बता चुका। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ये चीज़ समझ जाओ कि हाँ यार ये बात बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ इसका मतलब वो आप ढूंढ लो, प्रैक्टिस क्लास में कहीं ना कहीं मिलेगी। तो आप शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करो, ऐसे नहीं कि बीच में कूद गए। ज़्यादा क्लासेस होंगी नहीं, प्रैक्टिस क्लासेस, टेंशन ना लो, 25-30 क्लासेस होंगी जो भी हैं नेक्स्ट देखो तो शी टुक, इस चक्कर में आर्टिकल नहीं है तो ये गलत है, दो बचे। अनयूजुअल डिसीजन इन एन, अब देखो वे कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले आपने आर्टिकल लगाया, ये चलो आर्टिकल तो दोनों में आया है। अनप्रिजुडाइज, अन, एन ए अन, स्वर आया है, स्वर आया है तो ए नहीं आएगा, एन आएगा, और एन आएगा तो आंसर बनेगा दूसरा, बी फॉर बॉल। आंसर क्या बनेगा, दूसरा, बी फॉर बॉल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओहो, इससे आसान सेंटेंस हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पूछा है कि भैया पास्ट कॉन्टिन्यूस बता दो। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। शैल आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। वुड हैव वॉज्ड आ गया, भाई गलत हो गया क्योंकि मॉडल आ गया है, ठीक है, नहीं फ्यूचर वाली बात हो गई है। हालांकि ये तो एक तरीके से अनरियल एक्शन है दिखाने वाला। वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गया भाई, ठीक है। चौथा, डी फॉर डॉग आंसर, वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट देखो, डिवोशनल सॉन्ग्स आर संग सुपरबली बाय शास्त्री, एक्टिव बताना है इसका। इस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, इस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज किस में होता है, इस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लो साहब। हैज़ बीन आया है, गलत है। हैज़ आया है, गलत है। आई इस एम आर की आईएनजी फॉर्म आई है, गलत है। बचा कौन सा, ये बचा, देख लो, फर्स्ट फॉर्म ही होगी। सिंग्स, सिंग्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। जय माता दी, हो गया काम, आ जाओ जरा। आई एम फीव क्वाइट टाइटली और क्वाइट, बहुत बढ़िया भाई, मज़ेदार सेंटेंस, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं यार। देखो आई एम बिजी, आपने कहा मैं बिजी हूँ, ये इतना भी ठीक है सेंटेंस। आई एम बिजी, कुछ भी एडजेक्टिव मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम बिजी कि मैं बिजी हूँ, एडजेक्टिव है, क्या करेंगे, इससे पहले कुछ मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम ने कहा बोले भाई रख के बता यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो टाइटली जो है ना, ये साफ सफाई से रिलेटेड है ना। टाइट मतलब होता है साफ सुथरा, तो टाइटली हो गया साफ सफाई से, ठीक है। तो मैं साफ सफाई से बिजी हूँ, साफ सफाई से तो मीनिंग निकलेगा नहीं भाई। दो शब्द हैं क्वाइट, है ना, और एक होता है क्वाइट। देखो पहले तो क्वाइट ये वाला देख लो, क्वाइट का मतलब एक तो निकलता है नॉट वेरी, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, या आप कहते हैं टू अ सर्टेन डिग्री,
टू अ सर्टेन डिग्री, ठीक है। और क्वाइट का मीनिंग निकलता है कम, वेरी से भी निकलता है क्वाइट का मीनिंग, ठीक है, कंप्लीटली से भी निकल जाता है। जैसे मैं कहता हूँ आर यू क्वाइट श्योर, क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो। यहाँ पर क्वाइट का मतलब वेरी श्योर है, क्वाइटली कंप्लीटली श्योर से है। एक मीनिंग है किससे, जैसे मैं कहता हूँ कि द फिल्म इज क्वाइट गुड, पिक्चर जो है वो काफ़ी अच्छी है, द फिल्म इज़ क्वाइट गुड। तो यहाँ पर क्वाइट का मतलब नॉट वेरी, है ना। द फिल्म इज़ टू अ सर्टेन डिग्री, हाँ ठीक ठाक थी यार, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो एक तो ये हो गया क्वाइट। एक होता है QUIET, कीप क्वाइट, ये कीप क्वाइट वाला शांत वाला है, कीप क्वाइट वाला शांत, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं विद वेरी लिटिल या फिर नो नॉइस, जहाँ आवाज़ हो ही ना बिल्कुल, तो वो क्वाइट है। तो मैं क्वाइट बिजी, मैं शांत वाला बिजी हूँ, क्या कहना चाह रहे हो, नहीं। साफ सफाई से, नहीं। अब तुम अगर सर फ्यू लगा ले, यार फ्यू तो पहली बात तो काउंटेबल नाउन के साथ आता है ना। फ्यू किसके साथ आता है, फ्यू होता है एडजेक्टिव, फ्यू क्या होता है एडजेक्टिव, और बिजी भी क्या है एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव की क्वालिटी एडजेक्टिव बता देगा, मैं आपको बता चुका हूँ। नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अपने से दूसरी एडवर्ब, या फिर वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। ये बात मैं बता चुका हूँ। क्वालिफाइंग वर्ड कौन होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं जो विशेषता बताते हैं। नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। अगर बात समझ में आई हो तो एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव तो नहीं आ सकता। क्या बचा, क्वाइट बचा, है ना। आई एम क्वाइट बिजी, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ यार। मैं बहुत बिजी हूँ, यहाँ पर क्वाइट का मतलब किससे, वेरी से, ठीक है। हालांकि दोनों अपोजिट मीनिंग मैंने एक तरीके से रख दी, आप इसको ध्यान रखो, आपको लगेगा कि अपोजिट से हो गए, नहीं। टू अ सर्टेन डिग्री। 35 देख लो यार, एक्टिव वॉइस बताना है आपको, ठीक है। अगर एक्टिव बताना है तो हैड बीन इनवाइटेड का हैड इनवाइटेड होगा। अब हैड इनवाइटेड देख लो, हैड बीन इनवाइटेड, इनवाइटेड, वॉज इनवाइटिंग, तीनों गलत हैं। एक बचा हैड इनवाइटेड वाला, यार दूसरा बी फॉर बॉल। कुछ भी नहीं करना, वर्ब देख ली बहुत है, वर्ब तो खुद बता देती है। आई एम नॉट फोर्स्ड, एक्टिव बताना इसका, फोर्स्ड टू स्टडी। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आया होगा। डिड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, आर के साथ ING नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, ये देखो, डू नॉट, डू नॉट फोर्स। अरे डू डज डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो होती है, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट देखो 37, राजू सेड टू रेघु स्टे बैक। इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू का चेंज पहले देखो होगा किसमें। अगर समझदार हो, सेड टू का चेंज ऑर्डर्स में तो नहीं हो सकता, ऑर्डर्स में तो नहीं हो सकता, एक बात तो पक्की है। बाकी देख लो, सेड टू का चेंज ऑर्डर्ड, हैड ऑर्डर्ड और हैज ऑर्डर्ड। अरे रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, कभी तुम चेंज कर दो, बोले सर ऑर्डर्ड है सेकंड फॉर्म, और आपने बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म हो जाती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बोले मैं तो लगाऊंगा दूसरा। अरे भाई रुको, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में फ़र्क होता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है पहली वाली, इसके टेंसेस चेंज नहीं होते, है ना। अलग ये बात अलग है कि सेड टू का चेंज टोल्ड में हो जाए, आस में हो जाए, ऑर्डर्ड में हो जाए, लेकिन रहेगा पास्ट ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म सेड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड रहेगा। हैड ऑर्डर्ड या हैज़ ऑर्डर्ड नहीं कर सकते तुम चाहकर भी, कुछ भी चेंज नहीं कर देना है। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्टिव वॉइस है, क्या ही दिक्कत है, आ जाओ जरा। सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली, आर नोन इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी ऑल नो। अब देखो ये एक तो गलत हो गया, बाकी देखो। अब यहाँ पे वर्ब की सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगे, है तो आसान ही, मुझे तो दिख गया, लेकिन आप सोचो थोड़ा सा, चलो क्या सोचोगे भाई। सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली, नोन टू ग्रो वाइज अर्ली, सम स्टूडेंट सब्जेक्ट है, सम स्टूडेंट्स आर नोन टू, नो के साथ टू आता है, ध्यान रखना, नो के साथ क्या आता है, टू आता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे जनरली बाई लगाते हैं, नो के साथ टू आता है, ठीक है। एक चीज़, सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली। अब देखो एक चीज़ है, सब्जेक्ट तो मैं कुछ बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कुछ तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे, आपने अपने यहाँ पे, क्योंकि जो आपने इन्फिनेटिव बना दिया वो चीज़ अलग है, लेकिन बाय ये जो टू, ये कुछ मेंशन करा ही नहीं, किसने करा है, किसके लिए बात कही गई है, ठीक है नहीं।
मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जाने जाते हैं टू ग्रो वाइज अर्ली, मतलब जो मतलब बुद्धिमान हो जाते हैं जल्दी, आप ये कहना चाह रहे हो। टू ग्रो वाइज एकदम से मतलब टाइम से पहले वो बेसिकली बुद्धिमान हो जा रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हो। तो अब तुम देखो इसमें क्या कर सकते हो, बेहतर ऑप्शन क्या है। बेहतर ऑप्शन सबसे ज़रूरी ये है कि देखो सब्जेक्ट देखो अपनी तरफ से रखोगे तो क्या रखोगे, पीपल, फ्यू ऑफ अस या वी। देखो एक चीज़ है, पता है क्या, फ्यू ऑफ अस का भी सब्जेक्ट नहीं बनता। जब भी सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, समबडी, है ना, सब को लेके चल रहे हो तो पीपल, समझे, ऐसे ही सब्जेक्ट बनाए जाते हैं जब गिवन नहीं होते हैं। तो फ्यू ऑफ अस तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया, बना नहीं सकते। बाकी आप कहोगे वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स ग्रीव वाइज अर्ली ना, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे आपने ग्रीव लिख दिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख दी, सेकंड फॉर्म, समझे। तो सेकंड फॉर्म को आपने इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया, मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक तो चीज़ यहाँ से गलत है, और वी सब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, समझे, वी क्या नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब देखो बनेगा कैसे, पीपल नो दैट सम स्टूडेंट्स ग्रो, है ना, ग्रो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट दिखा रहे हो तुम, क्या दिखा रहे हो, प्रेजेंट, सम स्टूडेंट्स ग्रो वाइजरली, ठीक है। यही कारण है कि बिफोर बॉल आंसर बनेगा। सेंटेंस बाकियों से ठीक था, सेंटेंस बाकियों से क्या था, ठीक था, लेकिन अगर आप ध्यान देते कि सेकंड फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप कर लेते। 39 देखो, इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, हैव फिनिश्ड का हेड फिनिश्ड होगा, हेड फिनिश ढूंढो। देखो यहाँ विल फिनिश है गलत, यहाँ हैज फिनिश, यहाँ वुड फिनिश, तीनों गलत हैं, बचा क्या, एक बचा हेड फिनिश, देखो ये रहा, हेड फिनिश है ही। नेक्स्ट देखो, कह रहा भाई मीनिंगफुल सेंटेंस है, सीक्वेंस में लगा दो, ABCD। अरे यार देखो एक बात बताओ, वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंटली एडवर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, सी से स्टार्ट होगा। देख लो तुम खुद देखो ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ही हैज़ ही तो होगा, लॉस्ट, कैन नॉट, कॉन्सिक्वेंटली नहीं, ही हैज़ 40 नंबर, या कुछ और हो सकता है, सी से स्टार्ट करो, ठीक है, सी से स्टार्ट करो, एक बार चेक कर लो, बाकी है ना, मेरे हिसाब से होगा किससे स्टार्ट, सी से, एक बार सी से चेक कर लो, सी के बाद ए आया है ना, शी हैज़ लॉस्ट ऑल द टीथ, एक बात, ए के बाद आया टी, कॉन्सिक्वेंटली ही कैन नॉट ईट हार्ड फूड। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया, देख लो सी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, डी फॉर डॉग आंसर, है ना, डी फॉर डॉग आंसर। ही हैज से स्टार्ट होगा यार, सीधी सीधी बात है। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब किसी एक घटना के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंटली आया कि ये काम हुआ कि उसके सारे दांत टूट गए, कॉन्सिक्वेंटली कि उसके बदले क्या हुआ कि वो कोई हार्ड फूड नहीं खा सकता अब, ये तुम कहना चाह रहे हो। बस फिर 40 आसान है। नेक्स्ट देखो, इवन amidst the all pervasive silence the noise inside her head seemed incessant। बताओ भाई क्या करोगे, क्या कहा गया है, अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है, इंसेसेंट का मीनिंग देना है कि इंसेसेंट का क्या मीनिंग है, अप्रोप्रिएट मीनिंग आपसे पूछा गया है। भाई आसान सेंटेंस है, कुछ भी नहीं करना है। देखो इंसेसेंट होता है लगातार, समझ रहे हो, इंसेसेंट क्या होता है, लगातार होता है। तुम अगर मीनिंग भी पढ़ोगे तो तुम्हें मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, पता है, इंसेसेंट लगातार होता है। देखो सेंटेंस पढ़ो, इवन इवन एमिडस ऑल परवेसिव साइलेंस, परवेसिव मतलब जो प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट, इवन एमिडस्ट ऑल द प्रेजेंट साइलेंस, जो आसपास में साइलेंस प्रेजेंट है उसके बावजूद भी, द नॉइज इनसाइड हर हेड, उसके दिमाग में जो शोर है, सीम्ड इंसेसेंट, लगातार उसके दिमाग में शोर चलता हुआ दिख रहा है कि उसके दिमाग में शोर है, तुम ये कहना चाह रहे हो। इंसेसेंट होगा लगातार, और लगातार के लिए सेम मीनिंग देना है, टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन, टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन, 41 का बी फॉर बॉल, वोकेबलरी का क्वेश्चन था। देखो जरा नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम टू द वर्ड कॉन्कर, टू द वर्ड कॉन्कर, कॉन्कर होता है टू एग्री, कॉन्कर के, एक सेकंड भाई क्या कर दिया मैंने, कॉन्कर होता है टू एग्री, टू एग्री। देखो भाई क्या करोगे, एवरी टाइम they met he found it difficult to resist her odd magic, most कौन को for the given sentence, ठीक है भाई, कौन कर। तो मीनिंग बताना है, अच्छा सेंटेंस में से मीनिंग, मैं कह रहा हूँ यार कैसा क्वेश्चन है, सेंटेंस दे रखा है और ऑप्शन ऐसे है, देखो गड़बड़ है, ठीक है। तो मैंने कहा कॉन्कर का मीनिंग टू एग्री है, वो ये कह रहा है, पता क्या, वो ये कह रहा है कि सेंटेंस में कौन सा मीनिंग है जो इसका कॉन्कर का अपोजिट है। अब वो कह रहा है, देखो ऑप्शन दिए उसने, फाउंड मतलब पाना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, मैट मतलब मिलना, तो क्या ही बचा, रेजिस्ट बचा। रेजिस्ट का मतलब होता है टू अपोज समथिंग, रेजिस्ट मतलब विरोध करना,
तुमने साइंस में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, है ना, तो रेजिस्टेंस जो होती है वही वहीं से रेजिस्ट है, टू अपोज, किस चीज़ का क्या करना, विरोध करना। और अगर विरोध करना है तो आंसर क्या है, रेजिस्ट है, क्योंकि कनकर हो गया टू एग्री, और एग्री करने का अपोजिट क्या होगा, विरोध करना, वही चीज़ है रेजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एरर पूछा गया, एरर देख लो भाई जरा। ही विल हैज़ बीन, यार इससे क्या बकवास एरर हो सकता है, ही विल हैज़ बीन या ही विल हैव बीन। ही विल हैव बीन कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में जब आपको कुछ रखना है ना, मॉडल के साथ तुम रख रहे हो, कभी भी मॉडल, किसी भी मॉडल के साथ तुम कुछ रख रहे हो, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में रख रहे हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में जब आपको चुनना पड़े कि हैज़ आएगा या हैव आएगा, तो हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा, हैज़ कभी नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल के साथ जो फॉर्म आती है वो बेस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म हमेशा हैव होगी, बेस फॉर्म हमेशा क्या होगी, हैव होगी। मॉडल्स के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हो हैज़ नहीं हो सकता, वो हमेशा हैव होगा, क्योंकि जो हैज़ हैव हैड है वो हैव से बने हैं, हैज़ से नहीं। जो हैज़ हैव हैड है वो किससे बने हैं, हैव से बने हैं। यही कारण है कि आपने यहाँ पे हैव लिखा, विल हैव बीन, और विल हैव बीन होगा तो यहाँ पे हैव आएगा, आंसर बनेगा तीसरा। आंसर क्या बनेगा, तीसरा बनेगा, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। ठीक है। 43 का 3। नेक्स्ट देख लो, 44 देखो क्या, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है, अ ट्रॉल, द ट्रॉल, एंड ट्रॉल, द ट्रॉल। देखो एक चीज़ है, ट्रॉल टै से बना है, ट्रॉल किससे बना है, टै से, और टै से बना है, टै होता है व्यंजन, व्यंजन के साथ एन नहीं आता, तो तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसके साथ एन आया है, ये गलत। ठीक है, आ ट्रोल, द ट्रोल, अ बॉय, द बॉय शेयर्ड। अब देखो एक चीज़ मैं बताऊं, चलो मैं बताता हूँ। द ट्रॉल अ बॉय शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया क्रिएटेड अ बिग लाफ्टर। कौन सा ट्रॉल, वो ट्रॉल अ बॉय शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, वो ट्रॉल जो लड़के ने कहाँ पर शेयर किया, सोशल मीडिया पे शेयर किया। वो ट्रॉल जो लड़के ने कहाँ शेयर किया, सोशल मीडिया पे शेयर किया। मुझे बताओ, ट्रॉल डेफिनेट एंड डेफिनेट, जो ट्रॉल करा गया है, किसी को ट्रॉल किया, मजाक करा किसी के साथ, है ना, तो ट्रॉल कर रहे हो तुम, किसी को चिढ़ा रहे हो किसी बात को लेके, तो ट्रॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो ट्रॉल जो लड़के ने सोशल मीडिया पे करा शेयर, तो इसका मतलब ट्रॉल डेफिनेट है। इसका मतलब ट्रॉल कैसा है, डेफिनेट है। अगर ट्रॉल डेफिनेट है तो उसके साथ ए तो आएगा नहीं, क्योंकि डेफिनेट चीज़ों के साथ तो दा आता है, मतलब ट्रॉल से पहले दा आएगा। ट्रॉल से पहले क्या आएगा, दा आएगा। अगर ट्रॉल से पहले दा आएगा, अब देख लो, ट्रॉल से पहले अगर दा आएगा तो ये अलग, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला सेंटेंस गलत, रेड से कर दिया मैंने, ये वाला सेंटेंस गलत, ये भी मैंने रेड कर दिया, दो बचे साहब, देखना जरा। अब देखो यहाँ पे बॉय से पहले ए लिखा है, बॉय से पहले दा लिखा है, बॉय से पहले ए है, बॉय से पहले दा है। अब जरा देख के बताना, बॉय से पहले ए है, बॉय से पहले दा, बॉय कैसा, डेफिनेट इंडेफिनेट। आपने कहा वो ट्रोल जो सोशल मीडिया पे एक लड़के ने शेयर किया है, क्रिएटेड अ बिग लाफ्टर, उसने अच्छा खासी उसने सबको हंसाया, क्रिएटेड अ बिग लाफ्टर। अब तुम ये कहना चाह रहे हो आ बॉय या द फिर दा बॉय, भाई सोच के देखो, बॉय डेफिनेट इंडेफिनेट, यहाँ पर जो बॉय है वो डेफिनेट है इंडेफिनेट है, सोच के बताओ। डेफिनेट तब होगा जब बॉय के बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो, इंडेफिनेट तब होगा जब बॉय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, केवल बताएगा कि लड़का है। भाई बॉय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बॉय इंडेफिनेट है, और अगर बॉय इंडेफिनेट है तो उसके साथ दानिया आएगा, ए या एन आएगा, और अगर ए या एन आएगा, अगर इसके साथ ए एन आएगा तो दानी आएगा, दानी आएगा तो ए एन आएगा, तो आंसर ये रहा आपका, कौन सा, ये आंसर होगा, बी फॉर बॉल। क्या होगा, बी फॉर बॉल, द ट्रॉल अ बॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो भाई, इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो वर्ब चेक कर लो सबसे पहले। वर्ब चेक करोगे तो क्या करोगे, पहली बात तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में या तो इफ आता है या वेदर आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आई हो, डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड आता है कंजक्शन के रूप में। अगर हेल्पिंग वर्ब आई हो शुरुआत में, या यस और नो टाइप का सेंटेंस हो, डब्ल्यू एच वर्ड ना आया हो और इंटरोगेटिव हो, तो इफ या वेदर का यूज़ करते हैं। जरा देखना, दैट आना सही है गलत है, गलत। दैट तो आ ही नहीं सकता, दैट तो असर्टिव में आता है। दैट किस में आता है, असर्टिव में। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू आई नो, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे नो का नो लिखा है गलत, सेकंड फॉर्म में चेंज होगी तो न्यू आएगा, आंसर बनेगा तीसरा। आंसर क्या बनेगा, तीसरा बनेगा, बस। नेक्स्ट देखो, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। ईडियम बताना है, ईडियम होता है अंडर, ईडियम होता है अंडर द वेदर, ईडियम होता है क्या, अंडर द वेदर, और अंडर द वेदर होता है फीलिंग स्लाइटली इल, ना, बीमार महसूस करना, कमजोर महसूस करना, अंडर द वेदर है। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर अंडर द वेदर मतलब फीलिंग स्लाइटली इल, फीलिंग स्लाइटली इल। 46 का देख लो, तीसरा बन जाएगा। 47 देखो,
एडमोनिश, एडमोनिश होता है चेतावनी देना। एडमोनिश क्या होता है? चेतावनी देना, या किसी की चेतावनी। एडमोनिश होगा निंदा करना, चेतावनी नहीं। एडमोनिश होगा निंदा करना किसी की, ठीक है। मतलब एक तरीके की निंदा भी एक प्रकार की चेतावनी सी ही है, वैसे तो मीनिंग थोड़ा सा अलग है। जैसे किसी को, मतलब एक तरीके किसी की बहुत बेइज्जती तुम कर देते हो ना, तो वो बेसिकली है एक तरीके से एडमोनिश, है ना। तो एडमोनिश हिंदी तो निंदा करना ही कहो, एडमोनिश क्या कहो? निंदा करना, ठीक है। अगर निंदा कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा? अप्लाउड होगा। निंदा करने का अपोजिट क्या होगा? अप्लाउड होगा। किसी की प्रशंसा करना, निंदा करने का अपोजिट क्या होगा? अप्लाउड होगा। मैं हिंदी लिख देता हूँ, देखो। निंदा करना, अप्लाउड प्रशंसा करना। अबैटमेंट, अबैट होता है, अबैट, अबैट शब्द होता है, अबैट का मतलब होता है उकसाना किसी को, अबैट होता है उकसाना। और अवॉइड होता है एक्सेप्ट करना। अवॉइड क्या होता है? एक्सेप्ट, या फिर एक्ट अकॉर्डिंग टू। एक्सेप्ट करना या एक्ट करना, सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना, एक्सेप्ट करना उस बात को कि हाँ जो हो रहा है ठीक है, उसको अवॉइड कहेंगे। अवॉइड के साथ बाई आता है, यार ध्यान रखना। अवॉइड के साथ क्या आता है? बाई आता है। अवॉइड के साथ क्या आता है? बाई आता है। उसके अलावा एसिड की बात करें, एसिड होता है टू एग्री। एसिड सहमति होता है। एसिड होता है क्या होना? सहमत होना, मतलब टू एग्री। कहने का मतलब ये एग्री है, ये एग्री है। और अबैट उकसाना हो गया। बाकी निंदा करने के लिए क्या लगाओगे? अपलाउड लगाओगे अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट देख लो 48। द फॉलोइंग एरर पूछा है तुमसे। द एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो। आगो आया है, एगो के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत टाइम पहले हुआ था। बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, पहले कोमा दे रखा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आई हैव शिवर्ड, आई हैव शिवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर। बढ़िया सेंटेंस है। आई हैव शिवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर। देखो द थॉट ऑफ इट एवर ठीक है, फॉर की कोई आवश्यकता नहीं है। द थॉट ऑफ इट एवर, देखो ये बेसिकली ईडियम के तरीके से यूज हुआ है। द थॉट ऑफ इट एवर, ठीक है। द थॉट ऑफ इट एवर है टू रिमेंबर और इमेजिन समथिंग, टू रिमेंबर और इमेजिन समथिंग, टू रिमेंबर और इमेजिन समथिंग दैट विल ऑलवेज बी देयर, दैट विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। ये हो गई कहानी हमारी। 49 देखो, एंटोनियम पूछा है रेपेशियसनेस का। रेपेशियसनेस होता है एक तरीके से, एक ग्रीडी समझते हो? ग्रीडी मतलब लालची। रेपेशियसनेस होता है लालची। अब आपको एंटोनियम पूछा है ना। देखो वायलेंस तो समझते हो आप, वायलेंस तो दंगा हो एक तरीके से, ठीक है। ग्रीड माने लालच, तो ये तो सिनोनियम हो गया, है ना। वोरासिटी, भाई साहब वोरासिटी सिनोनियम होता है। वोरासिटी, वोरासिटी, वोरासिटी जो है ये भी लालच के लिए आता है, ये भी सिनोनियम। जेनरोसिटी मतलब उदारता, कोई बहुत जनरस है कि यार मेरे पास जो चीज़ तुम ले लो, कोई बात नहीं यार, मुझे कोई लालच नहीं है। जेनरोसिटी होती है उदारता। तो आपको एंटोनियम चाहिए, लालची का अपोजिट होगा जेनरोसिटी, बिल्कुल सही है, उदारता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनडायरेक्ट आपसे पूछ लिया। अगर आपसे इनडायरेक्ट पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। इज एम आर प्लेइंग का होगा वाज वर प्लेइंग। अब आप वाज वर प्लेइंग देख लो। इज प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग, इज प्लेइंग, तीनों गलत हैं। बचा क्या? बचा चौथा। शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वॉज प्लेइंग। वर्ब तो देखो गलत हो ही नहीं सकती ना, बाकी चीज़ें बाद में चेक करना, वर्ब तो खास करके देख ही लो। द पेशेंट एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द हॉस्पिटल एट नाउ। एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना। एब्सकॉन्ड मतलब क्या हो जाना? फरार हो जाना, भाग जाना। अगर भाग जाना है तो कह रहा है कि भाई इसका वो बता दो, मीनिंग बता दो। भाग जाने के लिए फ्लेड अवे, फ्ली भी तो भागना ही होता है ना। देखो जो फ्लेड अवे है फ्ली से बना है, किससे बना है? फ्ली। फ्ली होता है भागना, फ्ली होता है भाग जाना, ठीक है। तो एब्सकॉन्ड, फ्ली अवे हरीडली एंड सीक्रेटली, चुपचाप भाग जाना क्या है? एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, भाग जाना, ठीक है। आपसे ये पूछा है मीनिंग। नेक्स्ट देखो 52। 52 में देखो आप क्या कह सकते हो। 52 में इनडायरेक्ट बनाना है और शैल कम आया है। क्या आया है? शैल कम आया है, या शैल कम छोड़ो, टुमारो आया है। और टुमारो का चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, क्योंकि सैड आया है। अगर ये पास्ट होता है तो इसका चेंज होता है, टुमारो का चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। देखो यहाँ टुमारो, यहाँ टुमारो, दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब देखो यहाँ पे आस्ड आया। भाई असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में सेड टू का चेंज आज थोड़ी होता है। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू का चेंज आज नहीं होता, ये गलत। बचा कौन सा? डी फॉर डॉग बचा। इतना तो सोचना भी नहीं पड़ा, मुझे लगता है मुश्किल से 1 से 1.5 सेकंड लगेगा इस काम में,
मुश्किल से 1 से 1.5 सेकंड सोचना ना, इतना कोई सेंटेंस, कोई एक आधा सेंटेंस मिल जाए मुश्किल से जहाँ सोचना पड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 53, इट्स टाइम टू हैव टी। इट्स टाइम टू हैव टी, अच्छा सेंटेंस है, पेपर मैंने आपको क्लास में कराया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई साहब कि कुछ बिना कराया हुआ आ जाए। वोकेबलरी तो नई नई हो सकती है, सिलेबस में तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ कराया हुआ बाहर निकल जाए। सेंटेंस देख लो बिल्कुल एग्जैक्ट। अब देखो इसी साल सेंटेंस आया, मैंने तुम्हें इससे पहले पढ़ा दिया था, कभी तुम सोच रहे हो। इट्स टाइम टू हैव टी, क्लास के पेपर खोल के देखो एग्जैक्ट डिट्टो सेंटेंस करा रखा है तुम्हें। इट्स टाइम टू हैव टी, टी है, कॉफी भी नहीं है, क्या है, टी है। कभी तुम सोच रहे हो इट्स टाइम टू हैव टी, एग्जैक्ट सेंटेंस करा रखा है, इंपरेटिव सेंटेंस में, कॉपी खोल के देख लो, समझे। और ये 10 तारीख को आया है, 1 महीने पहले। इट्स टाइम टू हैव टी। अब देखो इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस का जब पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं हम किस तरीके से, देखो देखो इसे हमारा वाज जब अकेला आता है तो उसका पैसिव बनता नहीं, तो इट इज़ टाइम का तो इट इज़ टाइम ही रहेगा। इट इज़ टाइम का तो क्या ही रहेगा, इट इज़ टाइम का तो इट इज़ टाइम ही रहेगा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ टाइम में तो इज एम आर वाज वर लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब में एक्शन होता नहीं, और जब एक्शन नहीं होता वहाँ पे पैसिव नहीं बनता। अकेले इज एम आर का पैसिव नहीं बनेगा। यहाँ पर बनेगा पैसिव किसका, इन्फिनेटिव का, टू हैव। किसका बनेगा, टू हैव का। इट इज़ टाइम, अब देखो टी जो है ना, टी इसको लिखो फॉर लगा के, इट इज़ टाइम फॉर टी। इट इज़ टाइम, फॉर लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, इट इज़ टाइम फॉर टी। अब टू हैव, तो टू बी, पैसिव इन्फिनेटिव कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है ना इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस। इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज हो जाता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो टू हैव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। टू बी हैड बन गया, एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। अब ये ऑप्शन देख लो है कहाँ, अब ये ऑप्शन देख लो है कहाँ। पहला टी इज टू बी टेकन गलत है, टी इज टू बी हैड गलत है, टी टी इट इज टाइम फॉर टी टू बी हैड, इट इज टाइम फॉर टी टू बी हैड, देख लो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस है। डी फॉर डॉग। 54 आ जाओ। एक्टिव वॉइस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। भाई वॉज बेक्ड है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म से आया होगा। सेकंड फॉर्म का चेंज ही तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। वॉज वेकिंग, बीइंग आ गया पहले से ही गलत है, इज आ गया सब गलत है, केवल बच्चा कौन सा सेकंड फॉर्म वाला कौन सा है, बेक्ड है। देख लो, दे कुड नॉट रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। दे कुड नॉट रीच, प्रेजेंट नहीं पास्ट की बात है, दे कुड नॉट रीच, वो पहुंच नहीं सके रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन, क्या ट्रेन के निकलने से पहले वो पहुंच नहीं सके। बताओ क्या कहोगे 55 नंबर में। अब बात पास्ट की चल रही है, पास्ट की बात चल रही है तो हैज़ प्रेजेंट है, हैज़ प्रेजेंट है, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है। अगर सब कुछ प्रेजेंट है तो बचा क्या, पास्ट। पास्ट में केवल क्या है, लेफ्ट है, लिख दो, बात खत्म। समझे, थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है यार। जब तुम्हें पता है द ट्रेन कुड नॉट रीच द ट्रेन, दे कुड नॉट रीच द रेलवे स्टेशन, वो नहीं पहुंच चुके रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के निकलने से पहले वो नहीं पहुंच चुके, ट्रेन के निकलने से पहले वो नहीं पहुंच सके। तो बात पास्ट की है, ट्रेन निकल चुकी, और ट्रेन निकल चुकी तो मतलब पास्ट, पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर 3 4 में से एक ही ऑप्शन पास्ट में है तो उसी को लगाना है। नेक्स्ट देखो, द पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय देयर चिल्ड्रन। अब शुड बी रेस्पेक्टेड, शुड बी रेस्पेक्टेड इसका एक्टिव बनाना है। शुड बी रेस्पेक्टेड का एक्टिव कैसे बनाओगे, शुड बी रेस्पेक्टेड का एक्टिव बनाओगे, देखो आर तो आएगा नहीं, समझे। अब देखो एक चीज़ है, एक्टिव वॉइस में शैल का चेंज शुड में थोड़ी होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है, तो शैल नहीं आएगा। तुम सोचो शैल का चेंज शुड में हो जाएगा, नहीं, ये दोनों तो गलत हो गए। अब दूसरी बात, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगा। देखो शुड बी रेस्पेक्टिंग, ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म आ गई। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में ये आईएनजी फॉर्म अगर आई है तो यहाँ पर तो बीइंग होना चाहिए था ना, बीइंग तो है नहीं, तो चौथा गलत। बचा कौन सा, केवल तीसरा बचा, केवल कौन सा बचा, केवल तीसरा बचा, समझे। नेक्स्ट देखो 57, भाई बड़ा सा सेंटेंस है, मजा आ जाएगा तुम्हें, जरा ध्यान से देखो, अब की बार कुछ मजा आएगा, ठीक है। जम्बल्ड ऑर्डर में लगाना है, लगाएंगे, सब ऑर्डर में क्यों नहीं लगाएंगे। देखो PQRSTU, PQRSTU क्या कह दिया, क्या क्या कह दिया, PQRSTU देख रहे हो कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 6 सेंटेंस हैं, और इन्होंने 6 में से एक भी लगा के नहीं दिया। SSSR, भाई पहला स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है ये देखना पड़ेगा, एस है आर है, हमारे पास एस या आर है। देखो
देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड processes under the umbrella term of art which need to be explored. ठीक है, फाइन आर्ट इज कैटेगराइज्ड एज, एक तो रही आर वाली बात। अब देखो अगर मैं थोड़ा और पढ़ता हूँ, इसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा है क्योंकि इसको पढ़ना ही पड़ेगा, तुम थोड़ा बहुत सोचो ऐसे ही काम चल जाएगा नहीं। अब देखो ये देखो यू वाली लाइन पढ़ो, यू वाली, आर्ट इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू टू एरियाज, फाइन आर्ट एंड द अप्लाइड आर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, पहले ये बताओगे ना कि दो पार्ट में बांटा है, फाइन आर्ट और अप्लाइड आर्ट, उसके बाद तुम कहोगे फाइन आर्ट ये है, अप्लाइड आर्ट ये, तो पहले यू आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, यू, और यू के बाद आर आना चाहिए। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? फाइन आर्ट इज कैटेगराइज्ड एज, आपने कहा कि आर्ट को दो भाग में डिवाइड करा, फाइन आर्ट में और अप्लाइड आर्ट में। अब जब तुम ये वाली लाइन कह दोगे, इसके बाद कहोगे फाइन आर्ट ये रही एंड अप्लाइड आर्ट ये रही, समझे? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मतलब यू आना चाहिए पहले, यू के बाद आना चाहिए आर, और आर के बाद आना चाहिए पी। जरा देखना, यू आना चाहिए पहले, यू के बाद आर आना चाहिए, यू के बाद आर तो नहीं आया, यू के बाद आर, आर के बाद पी, ठीक है, यू के बाद आर और आर से पहले पी, यू के बाद आर आया नहीं आया, यू के बाद आर आया नहीं आया। भाई मेरे हिसाब से आंसर बनना चाहिए बी फॉर बॉल, कुछ नहीं है, ऑप्शन खत्म हो गई बात। आंसर क्या बनेगा? बी फॉर बॉल बनेगा, सोचना नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट आ जाओ, बाकी मीनिंग निकालोगे निकल जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, मैं तो भारी समझ रहा था। द पेशेंट्स कुड नॉट सर्वाइव द इंजरीज एंड सकम्ड विद डेथ। अब देखो ये आपसे प्रपोजिशन का सवाल पूछा गया एक तरीके से, ऐसा मान लो, ठीक है, नहीं है ना, सकम्ड विद डेथ नहीं, सकम्ड जो है इसकम के साथ टू आता है, इसकम टू डेथ, समझे? फिक्स प्रपोजिशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इसकम टू डेथ होता है बेसिकली टू डाई विद इलनेस, इसकम टू डेथ होता है टू डाई विद इलनेस। क्या होता है? टू डाई फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से मर जाना, स्कम टू डेथ होता है। स्कम टू डेथ किस कम के साथ टू आता है भाई, फिक्स प्रपोजिशन है, आपसे इसलिए पूछी गई है, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। 59 देखो, आई सेड दैट शी कुड बेक कुकीज़। तो देखो आपने कहा आई सेड दैट, सेंटेंस जो है, अब तुम समझदार हो तो तुम्हें एक चीज़ तो समझ में आनी चाहिए, सेड यहाँ पे है तो हेड सेड से तो बना नहीं होगा, और सेज से भी नहीं बना हुआ, सेज का रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब चेंज नहीं होती, तो हेड सेड से नहीं हो सकता, यहाँ पे तो सेड ही आएगा। दूसरी बात, कुड आया है, कुड कहाँ से आया होगा? कुड कैन से आया होगा, कुड किससे आया होगा? कैन से, मे से थोड़ी आया होगा। बचा क्या? एक बचा दूसरा, बी फॉर बॉल, ठीक हो गया। 60 नंबर देख लो, डायरेक्ट स्पीच बतानी है, क्या बतानी है? डायरेक्ट में बदलना है, अच्छा डायरेक्ट, हाँ तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बदलना है। आपने कहा दे सैड, जरा देख लो, दे सैड, दे सैड, दे सैड, दे सैड, बहुत बढ़िया, चारों ठीक है। अब आपने दैट लगाया, क्या लगाया आपने? दैट लगाया, मतलब असर्टिव सेंटेंस है, दे हैड बीन वेटिंग। अब देखो हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग किससे आया होगा? हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ या हैव बीन वेटिंग से आया होगा, वेटेड से, हैड वेटेड से, या आर वेटिंग से। आर का वाज वेटिंग होगा, हैड वेटेड का हैड वेटेड ही रहेगा, वेटेड का हैड वेटेड होगा। तीनों में से किसी, तीनों में से, तीनों की ही वर्ब क्या है? गलत है, वर्ब केवल किसकी ठीक है? हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग, बस बात खत्म, और क्या, सोचना ही नहीं है ज़्यादा। 60 सेंटेंस हो गए आपका, मुझे लगता है टाइम भी पूरा हो गया। कल हमने 20 करे थे, थोड़ा धीरे धीरे करा था, आज हमने थोड़े और सेंटेंस करें, आज हमने 60 कर लिए। कल की क्लास में ये हम पूरा कर लेंगे अपना जो हमारा स्टेनो का पहला सेट है, और हो सकता है दूसरा सेट भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलो खैर बढ़िया, मुझे लगता है आपने एंजॉय करा होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करते हैं। फिलहाल के लिए सभी को बाय बाय।